हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा होने वाला लेक्चर 2। और लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हम लैब में जाते हैं और पदार्थों को मिलाते हैं। हमने देखा कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले वो द्रव था, उसके बाद वो ठोस बन गया, तो हम बोलेंगे ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या फिर ताप में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो पहले कोई चीज़ मिलाई हमने और देखा जी फ्लास्क क्या है, या फिर जिस भी हम उसमें क्रिया कर रहे थे तो वो क्या हो गया, फ्लास्क गर्म हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। या फिर रंग, हमने एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिलाया और देखा जी उसका रंग एक हमें लाल रंग देखने को मिला, तो हम क्या बोलेंगे ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। या फिर कोई गैस निकली है, गैस का निकलना। मान लेते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमारा गैस निकली है, गैस का निष्कासन। तो अगर एक एक्सपेरिमेंट में हमारे पास, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दो पदार्थों को मिलाया और मिलाने के बाद एक गैस निकली, तो हम बोलेंगे ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या फिर अमलगम बना है, अमलगम। ठीक है, अच्छा डिटेल में इसको जानने के लिए लेक्चर 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से समझाया है। अब जैसे हमें रासायनिक अभिक्रिया तो पता लग गया, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, कोई गैस निकली, अम्लगम बनाया, तो हम क्या बोलेंगे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण लिखना है। अब रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण लिखने के लिए मुझे दो चीज की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 अभिकारक, और जी नंबर 2 उत्पाद। अब अभिकारक होता है जिन पदार्थों की हम क्रिया करा रहे हैं वो अभिकारक है, और जो नया पदार्थ बना है वो हमारा उत्पाद होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। चीनी ली है हमने और पानी लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा इन दोनों को मिला के शरबत बना है। मान लेते हैं ये एक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, मान लेते हैं। तो हमने जो पदार्थ लिए हैं इनको हम बोलेंगे अभिकारक, और जो नया पदार्थ बना है जैसे कि शरबत, इसको बोलेंगे हम उत्पाद। अब अभिकारक में मेरे पास दो पदार्थ हैं, तो मैं प्लस के चिन्ह का यूज करने वाला हूं। चीनी प्लस पानी। अच्छा, ये मेरा क्या है, अभिकारक। और फिर मैं लगाता हूं एक एरो। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लगता है, लेक्चर 1 में इसको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर शरबत। तो ये मेरा क्या होने वाला है, अभिकारक। अभिकारक को याद रखना, एरो के हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। या फिर अभिकारक, और ये मेरा बनने वाला है उत्पाद। अब उत्पाद को हम ध्यान रखेंगे कि हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, और अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। इसका हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अभिकारक और उत्पाद पहचानना आ गया, तो बस हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिख देंगे। वैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम मैग्नीशियम का रिबन को जला रहे थे और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, और ये मेरा उत्पाद था, ये मेरा अभिकारक था। जो दो पदार्थ थे तो मैं प्लस के चिन्ह का यूज करने वाला हूँ। फिलहाल मैंने देखा था कि इसमें तो मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर कितना है, उत्पाद में 1 है। लेकिन नियम ये कहता है कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों में बराबर होनी चाहिए। अगर इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको असंतुलित समीकरण कहेंगे, और अगर बराबर हो गए तो हम उसको संतुलित समीकरण कहेंगे। आज के जो लेक्चर है उसमें हम समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। तो हमें कोई भी असंतुलित समीकरण देगा और हम उसको संतुलित कर देंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करना ये हम सीखने वाले हैं, और उसके लिए एक बढ़िया सी विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि इसका नाम है, हिट एंड ट्रायल विधि। तो देखिएगा उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने हैं, और हम एक एग्जांपल इसमें करेंगे अभी, उससे हमारे सारे स्टेप हमें याद हो जाएंगे। पहला है कि भाई बॉक्स बनाइएगा, जो भी हमारे पास, जैसे मान लेते हैं N2 है और H2 है, और क्या बनाया हमारा, NH3 बना है। तो ये मेरा अभिकारक हो जाएगा, ये मेरा उत्पाद हो जाएगा। सबसे पहले तो इनको बॉक्स में बंद करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बॉक्स में बंद कर लेंगे। उसके बाद टेबल बनानी है। टेबल बनानी है कि इस रासायनिक समीकरण में हमें क्या क्या दिख रहा है। मुझे नाइट्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन है। अब अभिकारक में नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, उत्पाद में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। इस तरह की एक टेबल बना लेंगे, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। उसके बाद हमें वह यौगिक चुनना है जिसमें सबसे अधिक तत्व हैं। देखो इसमें कितने हैं, 2,
इसमें कितने हैं? 2, इसमें 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो इसमें 4 तत्व हैं। अब इसमें भी हम उस तत्व को, जैसे सबसे पहला स्टेप है हमने इसको चुन लिया, इसमें भी हम उस तत्व का चुनाव करेंगे जो सबसे अधिक है। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन 3 है, तो सबसे पहले हम इसी को संतुलित करने वाले हैं, यानी कि इसी को बराबर करने वाले हैं। अब इसको बराबर करने के लिए हम उचित संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन मान लेते हैं बराबर हो गया और नाइट्रोजन बराबर नहीं हुआ, तो हम फिर से वही स्टेप दोहराएंगे। हम फिर से उचित संख्या की गुणा करेंगे और फिर से उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में संतुलित हो जाती है समीकरण, सारे परमाणु बराबर हो जाते हैं। इधर भी n इतने ही है, लेफ्ट में, राइट में भी इतने ही है, H भी इतने ही, ये भी इतने ही है। अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या सारी बराबर हो गई, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ये एक संतुलित समीकरण है। और ऐसा करने के बाद, संतुलित समीकरण करने के बाद, हमें जो गैसीय अवस्था में है उसमें ब्रैकेट में लिख देना है गैस, जैसे H2 गैस। ठीक है, अगर कोई ठोस अवस्था में है तो सॉलिड लिख देना है, यानी S लिख देना है, S। अगर कोई द्रव अवस्था में है तो L लिख देना है, लिक्विड। अगर कोई जलीय अवस्था में है तो हम एक्वस लिखने वाले हैं। अगर कोई गैस निकल रही है तो ऊपर की तरफ एरो रख देते हैं, या फिर अमलगम या अवक्षेपण के लिए हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ एरो। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है Fe, ये हमारे पास दिया है इसने। ठीक है, Fe आयरन और H2O यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। ठीक है, ये हमारे पास कोई समीकरण है। मैं देखता हूँ कि भाई इधर तो Fe 1 है, इधर 3 है, ये तो संतुलित नहीं है, क्योंकि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 है आयरन और यहाँ पर 3 है, तो बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे ये क्या संतुलित समीकरण है। अब इसको संतुलित करना ही हम सीखेंगे इस लेक्चर में। स्टेप 1 क्या था हमारा, सबसे पहले बॉक्स में बंद करो। ठीक है जी, बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, स्टेप 2 हमारा क्या था, स्टेप 2 था हमारा किस, अब सूची बनाओ। तो देखो जी, हमारे पास मुझे 3 परमाणु इसमें दिख रहे हैं। एक तो मेरे पास है आयरन, और एक है मेरा हाइड्रोजन, एक है मेरा ऑक्सीजन। मैं देखता हूँ अभिकारक में आयरन कितना है, देखो 1 दिख रहा है मुझे, तो 1 लिख दिया। अब हाइड्रोजन देखता हूँ अभिकारक में, अच्छा अभिकारक में इधर लिखेंगे और उत्पाद में इधर लिखेंगे। अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 2 हैं, ये रहे 2। ऑक्सीजन कितने हैं अभिकारक में, अभिकारक ये है, ध्यान रखना एरो के लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला क्या होता है, अभिकारक होता है, राइट वाला उत्पाद होता है। और ऑक्सीजन मुझे 1 ही दिख रहा है तो मैं 1 लिख देता हूँ। अब उत्पाद की बात करते हैं। उत्पाद में आयरन कितने हैं, देखो जी 3 है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन है मेरे पास 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो सूची भी बना ली। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 था हमारा कि उस यौगिक का चुनाव करें जिसमें सबसे अधिक परमाणु हैं। जैसे कि इसमें देखो 3 और 4 7 परमाणु हैं, 3 आयरन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हमने इसका तो चुनाव कर लिया। अब इसमें हमारा अगला स्टेप होता था कि जो यौगिक हमने चुना है उसमें वो तत्व चुने जो सबसे ज़्यादा है संख्या में, तो वो है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही संतुलित करने वाले हैं। हमने देखा कि उत्पाद में ऑक्सीजन कितने थे, 4 थे, ये रहे, और अभिकारक में कितना था, 1 था। तो क्या करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, गुणा 4 करना पड़ेगा। अब गुणा 4 करते हैं तो हमारा समीकरण कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 आ गया। यहाँ मैंने देखा कि भाई ठीक है, ऑक्सीजन तो मेरे 4 हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ 8 है और यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, अभिकारक में, लेकिन बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फिर से सूची बनाऊंगा, फिर से टेबल बनाऊंगा। तो मैंने देखा कि अभिकारक में हाइड्रोजन के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए अभिकारक में कितने हैं, 8 हैं। देखो 4 दूनी 8 ऐसे गिना जाता है। ठीक है, ये 4 है, ये सामने लगा है, और ये 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो क्या करना पड़ेगा, इधर 8 है इधर 2 है, क्या करना पड़ेगा, 4 की गुणा करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं 4, ये 4 यहाँ आ जाएगा। फिलहाल मेरा हाइड्रोजन भी बराबर हो चुका है। अब ऐसा कौन है, ऑक्सीजन देखो 4 हो चुके हैं, इधर भी 4 है। हाइड्रोजन देखो जी 8 हो चुके हैं, और ये भी 4 दूनी 8 है। आयरन 3 है और यहाँ पे 1 है। जब तक संतुलित ना हो सूची टेबल बनाते रहो। टेबल बनाया तो अभिकारक में देखा मेरे पास 1 आयरन है, ये देखिएगा 1 है। उत्पाद में मेरे पास
3 आयरन है, ये देखो 3। अब क्या करना पड़ेगा, इधर 1 है इधर 3, गुना 3 करना पड़ेगा। अब जैसे ही 3 गुना करूँगा तो 3 यहाँ लग जाएगा, ये हो गया 3। तो अभी देखो इसको हम देखते हैं कि 3 आयरन है, इधर भी 3 आयरन है, ठीक है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। अब 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी मेरा 4 ऑक्सीजन है। तो मेरी समीकरण संतुलित तो हो गई है। सबसे लास्ट का स्टेप क्या था, मान लेते हैं सवाल क्वेश्चन में दिया है कि ये सॉलिड अवस्था में रहता है, ठोस में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। अगर कोई गैसीय अवस्था में, फिलहाल H2O गैसीय अवस्था का मतलब है भाप है ये, ठीक है, भाप। तो यहाँ हम गैस लिख देंगे, जी लिख देंगे, और मान लेते हैं ये भी हमारा सॉलिड में था तो एस लिख देंगे, और ये हमारा गैस हो जाएगा। अच्छा अगर लिक्विड होता तो क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं भाई। तो ये हम देख चुके हैं कि अगर जलीय होता तो एक्वस लिखते, द्रव होता तो लिक्विड लिखते, ठोस है तो एस लिखा है, गैस है तो ये लिखा है, ठीक है। तो क्या सीखा हमने, सबसे पहले देखा लेकिन लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, लेक्चर 1 में हमने रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना था। अब तो आसानी से पहचान लेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, अम्लगम बनना, अगर ऐसा हो रहा है तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण में क्या कर रहे थे हम, अभिकारक और उत्पाद, बस दो चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। अभिकारक को लेफ्ट में लिखेंगे और उत्पाद को राइट में लिखेंगे। ऐसा करते ही बस, अगर अभिकारक में 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ है तो प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जैसे कि चीनी, पानी और शरबत। तो जो पदार्थ हमने लिए हैं वो हमारा अभिकारक है, और जो नया पदार्थ बना है वो मेरा उत्पाद है, जैसे कि इसमें। और उसके बाद हमने पढ़ा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल विधि। इसके कुछ स्टेप हैं, ये लिख लेना भाई। और लिखने के बाद इस एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास सवाल ये था, ये था, ये था, ये था। सबसे पहला स्टेप हम फॉलो किए हैं। सबसे पहला स्टेप था मेरा बॉक्स में बंद करना, और सेकंड स्टेप था मेरा टेबल बनाना। टेबल जो जो मुझे दिख रहा है इसमें, मुझे दिख रहा है इसमें आयरन दिख रहा है, मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है, मुझे ऑक्सीजन, तो मैंने अभिकारक और उत्पाद में जितने भी हैं ये सबकी टेबल बना ली। और फिर उससे अगला स्टेप था कि उस यौगिक का चयन करें जिसमें सबसे अधिक परमाणु है, सबसे अधिक तत्व है। तो देखिएगा इसमें 7 हैं। और उसके बाद मेरा अगला स्टेप था कि जो यौगिक हमने चुना है उसमें उस तत्व को चुने जो संख्या में सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम इसी को बराबर करने वाले हैं। हमने देखा कि भाई उत्पाद में तो ऑक्सीजन 4 थे, अभिकारक में 1 था, तो इधर 1 है इधर 4 है, तो गुणा 4 करना पड़ेगा। जब 4 की गुणा करेंगे तो इस सामने लगता है 4, ऐसा हो गया। ऐसा करने से मेरे ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास इधर 8 हो गए, और इधर कितने हैं, 2 हैं। तो अब ऑक्सीजन का नंबर लेते हैं, फिर से टेबल बनाते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट में, यानी अभिकारक में कितने हैं, लेफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ, अभिकारक को लेफ्ट में लिखते हैं, उत्पाद को राइट में। हाइड्रोजन मेरे पास 8 है और इधर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर 8 इधर 2, गुना 4 ही करना पड़ेगा। गुना 4 करने के बाद हम हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 आ जाएगा, हाइड्रोजन मेरे पास 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। बस एक चीज़ अभी बराबर नहीं है, एक तत्व अभी बराबर नहीं है, वो है आयरन। फिर से टेबल बनाएंगे, इधर कितने हैं, 1 है अभिकारक में आयरन, ये देखो 1 है, इधर कितने हैं, 3 है, ये देखो। क्या करना पड़ेगा, गुना 3 करेंगे, और जब हम गुना 3 करेंगे तो ये 3 यहाँ लग जाएगा। इसके बाद हम ठोस है तो सॉलिड, गैस है तो गैस, सॉलिड या फिर एक्वस, ठीक है। और यहाँ H2O गैस का मतलब होता है भाप।